कैसे हो यार भाई आप सारे। तो अभी मनु भाकर ने अपने लिए 2 ब्रोंज मेडल जीत लिए हैं। We are proud of her. Manu Bhaker. Manu Bhaker. Manu and Sarabjit win a bronze medal together. अब यहाँ से ना मेरे को बड़ा सही मौका मिला कि भाई यहाँ पे ये वीडियो क्रिएट करने की जरूरत है। देखो इंडिया एक ऐसा कंट्री है भाई, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्हें तुम आईटी सर्विसेज पकड़ा दो तो वो बाहर जाके बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ बन जाएंगे, गूगल तक की कंपनीज। हमारे लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब हमारे देश के पास अभी तक सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं इतने दिन गुजर जाने के बाद, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। इसका ना रीजन फाइंड करना बहुत जरूरी है। होता क्या है ना कि कई बार हम सिर्फ ऊपर से बातें कर रहे होते हैं। जैसे मान लो किसी परिवार के बच्चे हैं, हम कह देंगे कि भाई इस फैमिली के बच्चे तो खराब ही हैं, इनसे दूर रहो। कोई एक जना मेहनत करके अंदर उस फैमिली के झांक के देख ले तो पता चलेगा कि उनका जो फादर है वो अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, फिर बच्चों को परेशान करता है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता उनको। और जैसे ही आप वो सिचुएशन शॉर्ट आउट कर दोगे वो बच्चे तगड़े होकर निकलेंगे। अगर आप डायरेक्टली रीजन फाइंड आउट कर लो ना तो कुछ ही सालों में सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी। ऐसे ही कुछ इंडिया के साथ है। हर 4 साल ओलंपिक्स में हम यही सोचते हैं कि भाई मेडल्स नहीं आ रहे। रीजन जो है ना डायरेक्टली उसको हिट करना बहुत जरूरी है। आज मैं वही करने की कोशिश करूंगा और ये करने के लिए मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन चाइना से, यूएसए से या जापान जैसे कंट्रीज से। चाइना से और यूएसए से अलग अलग करना जरूरी है क्योंकि चाइना एक ऑटोक्रेट कंट्री है। तो एट द सेम टाइम हमें यूएसए से भी कंपेयर करना पड़ेगा इन सारी चीजों में, और हमें चाइना से भी कंपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे ही कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज आती है फंडिंग। फंडिंग के लिए हम चाइना से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनके डिसीजन लेना बड़ा आसान है। वो अगर स्पोर्ट्स स्कूल खोलना चाहेंगे यहीं पे तो एकदम से खोल देंगे, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर से फिर एक करप्शन भी मैटर करता है। ऑटोक्रेट गवर्नमेंट्स में अक्सर करप्शन कम ही होता है। यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करवाऊंगा आपको यूएसए से। ऑफ कोर्स हमारी थोड़ी पैसे हमारे पास कम है यूएसए से, हमारी जीडीपी उनसे कम हो सकती है, लेकिन मेहनत हमारे लोग ज्यादा करते हैं। यूएसए की मेनली फंडिंग आप थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे जान के कि गवर्नमेंट नहीं करती है, प्राइवेट सोर्सेस करते हैं। पहली चीज तो जो एथलीट्स हैं उनको बड़े-बड़े ये बेसिक सबसे बेसिक चीज़ है। मुझे बहुत देर में कभी चीज़ें पता चली थी जब मैं जब स्पोर्ट्स पर्सन था, मैं खुद प्लेयर था, तो बहुत लेट चीज़ें पता चली कि प्राइवेट जो कंपनीज़ होती है ना उनको भी ये सारी चीज़ें, जैसे कोई भी कंपनी ले लो, बड़ी छोटी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग प्लेयर्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब तक वो प्लेयर्स को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, वो प्लेयर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक टॉप क्लास का टैलेंटेड प्लेयर है बट उसके पास पैसे नहीं है कि दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में जाके खेल पाए, तो वो भाई वो टैलेंटेड प्लेयर वहीं पे रह जाएगा। उसकी जैसे एज जाती रहेगी उसको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट के थ्रू पैसे मिलते हैं वो ना के बराबर होते हैं। मैंने पिछली जो ओलंपिक्स की वीडियो थी उसमें भी डिस्कस की थी ये चीज़ें कि ऊपर से 1000 रुपये आए हैं तो प्लेयर के पास आते आते 5 या 6 रुपये ही बचते हैं। उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता एक प्लेयर, उसके पास कोई भी चांस ही नहीं है कि वो कुछ कर भी पाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि प्राइवेट जो कंपनीज़ होती है उनको बीच में पढ़ना इन द सेंस कि वो भी जाके देख सकते हैं कि यार ये बेटर प्लेयर है, इसको मैं स्पॉन्सर करूँगा। आप बैडमिंटन की बात ले लो तो आप 2 या 3 चीज़ें ही देखोगे, योनेक्स देखोगे या फिर आप लीनिंग देखोगे या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 और हैं वो देखोगे, वो बहुत कम मिलती है। बट आप जब नेशनल्स खेलने जाते हैं टॉप क्लास के प्लेयर्स को देखोगे तो वो लोग योनेक्स की टी शर्ट पहनी होती है, लीनिंग की टी शर्ट पहनी होती है, बट मेजोरिटी के लोग स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं, खुद के खर्चे से वहाँ पे पहुँचे होते हैं। जितनी भी डाइट की चीज़ें होती है सारी चीज़ें खुद ने की होती है। बहुत बोलते हैं ना कि 5% प्लेयर्स होंगे 100% में से कि जिनको स्पॉन्सरशिप मिली, और वो भी स्पॉन्सरशिप ऐसी होती है कि आपको क्लोथिंग्स दी जाएगी, पैसे के रिलेटेड कुछ भी नहीं। तो वो एज एन प्लेयर अगर वो नेशनल्स जीत भी जाता है और उसको इंटरनेशनल खेलने भी जाना है तो वो पैसे जो बोलते हैं ना कि उसके हाथ में वो आएंगे ही नहीं। गवर्नमेंट के पैसे जब तक वो रिलीज़ होंगे उनके पास पहुँचेंगे तब तक इतने कम हो चुके होते हैं। तो ये करप्शन, जैसे उन्होंने भले चाइना की बात की, तो चाइना बोलेगा ना कि इतने पैसे जाएंगे तो उसके नीचे जैसे जिनपिंग या फिर कोई भी उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऐसा बोलता है कि इतने पैसे इसकी चीज़ में जाएंगे, तो उनके नीचे करप्शन ना के बराबर इसलिए होगा क्योंकि अगर कहीं पे करप्शन पकड़ा भी गया तो जो मेन बंदा है ना वो उसको तुरंत निकाल सकता है, उसके पास है। बट इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है तो उसके अंदर कोई भी ऐसे ही किसी को हटा नहीं सकता है कि जैसे कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर या फिर कोई भी मिनिस्टर ऐसे पकड़ा गया तो उसको ऐसे ही वहाँ से हटा दिया नहीं जाता। दोनों भाई बहुत ज़्यादा बातें होती है कि ये क्या हुआ वो क्या हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, बस इतना ही होता है। तो ये एक दूसरी भी चीज़ होती है, तो वही ये मतलब ऋषभ भाई बता रहे हैं। स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं जैसे कि नाइकी, कोको कोला। अब इन स्पॉन्सरशिप्स में ये समझ में आता है कि जब आप मेडल्स जीतोगे तभी ये कंपनीज आएंगी आपके पास अपना
लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी से एक्सपेक्ट करना इतना आसान नहीं है। और हम उनसे एक्सपेक्ट भी क्या करें, वो हमारे देश की कंपनीज तो है नहीं। लेकिन हमारे देश की जो कंपनीज हैं उनका अच्छा खासा मार्केटिंग कॉस्ट होती है, अच्छी खासी। जैसे जोमेटो की अप्रोक्सीमेटली पिछले साल 1300 करोड़ थी, स्विगी की 2300 करोड़। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ओलंपिक एथलीट्स पे वो ऑलमोस्ट जीरो होगी, मेरे को नहीं लगता कोई करता होगा ना के बराबर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन पे दोष देना कोई फायदे वाली चीज नहीं है, क्योंकि कंपनीज को चाहिए बिजनेस, उसके लिए वो वहां जाएंगी जहाँ पे लोगों की नजर है। 4 साल ओलंपिक्स हुए, उसके बाद उनका कोई मतलब नहीं है ओलंपिक्स से, फिर वो देखेंगे बिग बॉस या कोई और शोज, और वहीं वो कंपनीज पहुंच जाती है। तो पहली चीज तो बहुत क्लियर कट है कि हम लोगों का अप्रोच बड़ी अजीब है, हम लोगों को एंटरटेनमेंट ही चाहिए, लेकिन वो चीज सभी को पता है ऑलरेडी। एक और सारे लोग जब भी ओलंपिक्स होते हैं या फिर कहीं पे हम हार के आते हैं, कम मेडल्स आते हैं, क्रिटिसिज्म में लग जाते हैं कि यार क्या हो गया, इतने कम क्यों आए, हमारे तो इंडिया ऐसा ही है वैसा ही है, इतने कम मेडल्स आए। ये है, कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनका माइंडसेट वो लोग चेंज करे, कि जैसे कोई पेरेंट है या फिर प्लेयर है, कोई भी माइंडसेट चेंज करे कि नहीं यार अब हम इस चीज़ में चेंज ला सकते हैं। हम कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ढूंढे, या फिर वो भी प्राइवेट कंपनीज़ है वो भी अपना प्रॉफिट ही देखेगी, बिजनेस ही देखेगी कि यार जहाँ पे जो पब्लिक है वहीं पे पैसे जाएंगे। जैसे इंडिया में क्रिकेट को मैं खुद एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का, क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, बट उनको स्पॉन्सर ज़्यादा क्यों मिलते हैं? फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपको पता हो कि कोहली है वो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है, राइट? बट प्यूमा जैसी कंपनी कितने ही प्लेयर को कर रही है, कोहली के अलावा कितने ही प्लेयर्स हैं, आपको के राहुल है या नहीं मुझे नहीं पता, बट कितने ही है इंडिया में, कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, आपको समझ रहे हो कितने ज़्यादा क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कितने प्यूमा के। प्यूमा छोड़ो, उसके बाद जो सबसे लो लेवल की कंपनीज़ भी ढूंढो ना कि जिसका मार्केट कैप उतना ज़्यादा नहीं है, वो भी कोई प्लेयर्स को स्पॉन्सर करने से बेटर ये समझती है कि यूट्यूब पे ऐड डाल दिया जाए, यूट्यूब पे ऐड, या फिर वो उनके पैम्पलेट्स डालने में ज़्यादा सोचती है। तो वो बहुत बड़ा ये माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी तब होगा, ये जो ऋषभ भाई ने बोली वो परफेक्ट चीज़ है, बट इसमें भी कुछ चेंजेस तब होंगे जैसे हमारे बोलते हैं ना कि हमारे नीरज भाई है, वो बोलते हैं कि वो जीत के आए, एक बार वो गोल्ड लेके आए और सिल्वर लेके आए, तो बोलते हैं ना कि लोगों ने उनका जो नेटवर्क ढूंढना शुरू कर दिया, नेटवर्थ ढूंढना शुरू कर दिया कि इतने करोड़ कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इनके पास पैसा आ गया, स्पॉन्सरशिप आ रही है, आप टीवी पे उनको एड्स में भी देखोगे, सारी चीज़ें हो रही है। ये कब हो रही है? वो जीते तब हो रही है, समझ रहे हो, कि जब जीते हैं। उसके पहले तो उनकी भी अगर आप जाके बायोग्राफी, मतलब उन्होंने कुछ वीडियोज़ में भी बोल रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि उन्होंने किस लेवल का स्ट्रगल कर रखा है प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। उनकी जगह पे कोई भी हो तो वो गिव अप कर दे और बोले यार मैं कोई भी 9 to 5 जॉब पर कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है। तो वो जब गोल्ड मेडल जीत के आए, टॉप लेवल पे पहुँचे, तब उनका इतना बड़ा नेटवर्थ हुआ है, तब उन्होंने मेहनत के बाद आया। बट उससे पहले उनकी मेहनत है ना, वहाँ पे कोई देखने नहीं आता है, वहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर करने नहीं आता है, कोई भी बताने नहीं आता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कोको कोला और सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे जो बेसिक लेवल के प्लेयर्स होते हैं ना, उनको भी स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। वहाँ पे कोई भी फर्म है, जैसे मैं कोई बिज़नेस लेके बैठा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया का माइंडसेट ऐसा है कि मैं पैम्पलेट बनाऊँगा या फिर कहीं ना कहीं ऐड डाल दूँगा, मार्केटिंग एजेंसी को मैं वो अंधा पैसा दे दूँगा, ठीक है। बट वहीं पे उसका सबसे बड़ा साइड वाली चीज़ है कि मैं अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको बोलूँ कि भाई ये देख, इतने पैसे मैं तेरे को दूंगा, इतना है, तू भाई जहाँ पे भी खेले मेरे नाम की टी शर्ट होगी, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो भी डिसाइड होगा, तो वो एक बेटर स्ट्रेटजी है। ये माइंडसेट वहाँ से यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों इंडिया में मेडल नहीं आ रहे। भाई मेडल भी तो तब आएंगे जब डाइट पूरी होगी। डाइट महीने की 10,000 6,000, अगर एथलीट है वो अच्छा खासा खेल रहा है तो उसके डाइट के पैसे होंगे, उसके स्पोर्ट्स गियर के पैसे होंगे। अगर उसके महीने के 10,000 20,000 रुपये हो रहे हैं तो इंडिया में तो लोग ही से ऐसा सोचते हैं कि भाई इतना ज़्यादा पैसा हो, उससे अच्छा छोड़ दे, स्पोर्ट्स ही छोड़ दे। तो ये माइंडसेट इंडिया में चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन बात आती है, जैसे मान लो कोई कंपनी है जो स्पोर्ट्स के कपड़े बनाती है या स्पोर्ट्स के सामान बनाती है, ठीक है, बड़ी फैक्ट्री वाली कंपनी है। अब जरूरी नहीं है कि वो अपनी कंपनी के नाम का ही प्रमोशन करे तभी उसके माल बिकेगा। अगर देश में ओलंपिक्स का माहौल बनेगा, एथलीट्स बढ़ेंगे, स्पोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो उनका माल तो फिर भी बिकेगा ना। वो डायरेक्टली अपने कंपनी के नाम को प्रमोट करें ये जरूरी नहीं है, वो इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसा करती है बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी। लेकिन उसके लिए जो वो पैसा खर्च करते हैं, वो पैसा खर्च करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो चला जाता है हमारी इलेक्शंस की फंडिंग में। हमारे देश में 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। यूएसए में जो 2020 में इलेक्शंस हुए थे उसमें 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने की रिपोर्ट। सोचो, देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, 2002 इंडिया का जो अभी जो हुआ था इलेक्शन, 1,35,000
करोड़ रुपीज़, राइट। और देखो वहीं पे हमारी जीडीपी कितनी नीचे है यूएसए से, बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। और उसी के कंपैरिजन में अमेरिका में जो देखो 1.20 लाख, 1.20 कहाँ, और समझ रहे हो जीडीपी का डिफरेंस बहुत, मतलब 35,000 है, बट स्टिल यहाँ पे देखो डिफरेंस यहीं पे आ जाता है, माइंडसेट यहीं पे दिख जाता है कि हमारे लिए इलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद भी क्रिटिसिज्म देने तो आ ही जाएंगे कि यार इतना नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। हम उनसे ज्यादा रुपए खर्च कर रहे हैं, जबकि हमारी जीडीपी उनसे 8 गुना कम है। उनकी 27-28 ट्रिलियन डॉलर है और हमारी 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स है। लेकिन हम इलेक्शंस में बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं। ये जो पैसा उल्टी सीधी जगह पे खर्च होता है, ये रीजन है कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स को फंडिंग नहीं मिल पाती। ये तो होगी फंडिंग की बात। अब दूसरा कंपैरिजन, सिस्टम तो चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमारा एसोसिएशंस चाहिए जो अच्छे से काम करें। यहाँ चाइना से कंपैरिजन होगा, क्योंकि चाइना में अगर आप ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे तो आप चौंक जाओगे। यहाँ पे शायद क्रिकेट का उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो वहाँ पे ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप मजे की बात देखो कि जो कंपनीज परफॉर्म नहीं कर पा रही होती, गवर्नमेंट की कंपनीज, उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, जो लॉस में ला रही होती है गवर्नमेंट को। जैसे एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया। लेकिन हमारे देश में 56 रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं स्पोर्ट्स की। अब हमारे पास मेडल्स कितने आ रहे हैं, गिनती के कुछ। तो ये 56 एसोसिएशंस जब परफॉर्म नहीं कर पा रही और इनको पैसा दिया जा रहा है, फंडिंग भी दी जा रही होगी, इन्हें सपोर्ट भी दिया जा रहा होगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन्हें प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ कंपनीज को ही प्राइवेटाइज करने की बातें क्यों करी जाती है? और प्राइवेटाइज करना तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स भी ऐसे होंगे जो डायरेक्टली पॉलिटिशियंस है। क्यों? क्योंकि भाई उनको खुश करना है। कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज को खुश करना है, क्योंकि ऊपर से पैसा आएगा, आप आराम से मलाई खाना उस पर पैसे की। और शायद एक प्रेसिडेंट, एक स्टाफ मेंबर 10-10, 15-15, 20-20 साल जब तक रिटायर नहीं हो जाता, वो उसी एसोसिएशन में आराम से पैसे कमाता रहता है। फिर कहते हैं देश में मेडल्स नहीं आते। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन कोई नई चीज है। देखो ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी एग्जांपल दूं, मैं बैडमिंटन का बताऊं तो कोई भी स्टेट ले लो, उसका कोई एक मेन होगा बैडमिंटन का, ठीक है, कि ये एसोसिएशन का मेन है। तो अगर लग रहा है कि हमने, जैसे गवर्नमेंट है तो सेंटर से इतने पैसे पास हुए हैं कि 1000 रुपीज़ पास हुए हैं ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी वहाँ पे पास हुए हैं पैसे, वहाँ का जो मेन बंदा है उसको इस बार 1000 रुपीज़ दिए, बट वहाँ से कोई भी प्लेयर बन के ही नहीं आ रहे हैं। करप्शन हुआ या फिर कुछ भी हुआ, कोई भी रीज़न है, बन के नहीं आ रहे, वहाँ के प्लेयर्स ही बन के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हुआ ठीक है, 2 बार हुआ चलो ठीक है, नहीं हो पाए, बट कंटिन्यूस ये चीज़ें चल रही है। तो उस पर जो बंदा है, जो वहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मेन है, उसको वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो कर क्या रहा है, अगर वहाँ पे जैसे कोई भी, मैं हमारे गुजरात स्टेट का ले लूँ, तो यहाँ पे किसी को भी जो मेन है उनको पैसे दिए गए हैं, मैं पर्टिकुलर कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको कोई भी एग्जांपल के लिए पैसे मिले कि इतना ये इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, इतने प्लेयर्स को पैसे जाने चाहिए, इतना जाना चाहिए, बट प्लेयर्स ही बन के नहीं आ रहे हैं, प्लेयर्स आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, प्लेयर्स को उतना पैसा मिल ही नहीं रहा है, उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी चौथी बार आए, तब स्टेट लेवल पे जो लोग, मतलब जो नेशनल लेवल पे हमारी पार्टीज जो इनको रखती है कि भाई आप ये बनाओ, आप वो बनाओ, उनको हटा देना चाहिए। बट वही मिनिस्टर या फिर जो भी पर्सन है, वो सालों साल तक वही का वो ही रहता है, जब तक कि उनका, बोलते हैं ना कि कोई ऑफिस में काम कर रहे हो आप, आपका प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, आप 15 साल से वहीं पे हो, आप 10,000 की जॉब 15 साल पहले भी कर रहे थे, अभी के अभी उतनी ही करे जा रहे हो। उसके 2 रीज़न सिंपल हो सकते हैं, आपका काम बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार काम है, आप समझ रहे हो, और दूसरा है कि आप कंफर्ट लेवल पे बैठे हो कि जो भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, 10,000 आ तो रहा है, 10,000 15,000। तो उन लोगों को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिज़ल्ट लेके नहीं आ रहे हो। वहीं पे चाइना जैसी चीज़ आती है कि चाइना जैसे ऑटोक्रेसी इन द सेंस कि गवर्नमेंट है वो बोलेगी वही होगा वहाँ पे, कि गवर्नमेंट ने जो बोला वही चीज़ होगी, उसमें कोई भी अपोजिशन या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट के जितने कुछ चीज़ें ना, कि 10 लोगों को बोला गया कि आप लोग ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी या फिर कुछ भी संभालो, उसमें से 10 में से जो 8 या 9 लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको सीधा हटाओ और प्राइवेट लोगों को बताओ कि भाई तू कर सकता है तो तू आ जाए यहाँ पे, हमें कुछ भी हो जाए, मेडल्स चाहिए, हमारे प्लेयर्स आगे जाने चाहिए। तो ये चीज़ तो होती ही नहीं है। आप खुद भी जाके देखो, आपके जो कभी अथॉरिटी के आसपास गए हो या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी या फिर कोई भी देखने गए हो, आप देखोगे कि 10 साल 15 साल से एक का एक बंदा ही वहाँ पे है,
कोई जाके नहीं पूछता है कि आपने कितने प्लेयर्स आपके वहाँ से निकले, आपके कितने प्लेयर्स आपने निकाले, मतलब कितने प्लेयर्स आपके वहाँ बन के आए हैं, कितने पैसे आपके वहाँ से अलॉट हुए हैं, कितने पैसों का कुछ नहीं होती है, कोई सवाल भी नहीं उठाता है। इवन मैंने तो ये भी चीज़ देखी है कि लोग पूछने भी नहीं जाते, उनके हक का पैसा होता है वो भी लेने नहीं जाते हैं कि यार हम अलॉट होते हैं, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं ना स्टेट के, उनको पैसे अलॉट होते हैं, वो लोग भी मांगने नहीं जाते। आप समझ रहे हो, इस लेवल की मैंने चीज़ें देख रखी है। तो जब तक ये बेसिक चीज़ें चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होने वाला है। क्रिकेट में जैसे इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बन रहा है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे तो नहीं बन रहा है, करप्शन वहीं पे सबसे बड़ा चल रहा है कि पैसे तो अलॉट हो जाते हैं सेंटर से या स्टेट से, बट आते आते ज़ीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। जी होनी शुरू हुई है। प्राइवेट सोर्सेज की हेल्प लेना बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। ज्यादातर उसका जो हेल्प है वो तभी ली जाती है जब हमारे गले तक पानी आ जाता है। अभी जो अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलोर, वो यूनिवर्सिटी एक्चुअल में टाटा फैमिली ने स्टार्ट की थी, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। ये विजन था सर जमशेदजी टाटा का, और अभी सब सिस्टम सही चल रहा है। साइंस में इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, तो क्यों नहीं ऐसा करा जाता कि कुछ प्राइवेट बॉडीज खोली जाए। एक तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, टाटाज हैं, रिलायंस हैं, ये कुछ ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खोले जो डायरेक्टली ओलंपिक एथलीट्स को ट्रेन कर सके। अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहती, फंड नहीं करना चाहती, तो इन इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंटली चलने दे, इन पे रेगुलेशंस गवर्नमेंट रख सकती है। और जिन एथलीट्स को ये इंस्टीट्यूशंस निकाल के ला रहे हैं, उनकी जितनी भी फ्यूचर स्पॉन्सरशिप्स हो या कोलैबोरेशंस हो, उनका ये कुछ कट रख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना है तो गवर्नमेंट इनको डायरेक्टली फंड करे। यहाँ पे ये सबसे बड़ा इश्यू है जो इन्होंने बोला ना कि प्राइवेट, जैसे रिलायंस बोला उन्होंने और 2-3 और कंपनी स्टार्ट और इनके बारे, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, वो लोग बच्चों को स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं, उसमें से कट रख सकते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन हुआ एक टाइप का। तो ये चीज़ हो सकती है बट वो नहीं होगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बताऊं कि ये जो कंपनीज़ है उनका ही कनेक्शन अगर गवर्नमेंट के साथ हो, तो अगर गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं कर रही है इनको, तो ये लोग क्यों करेंगे? समझ रहे हो? गवर्नमेंट अभी जैसे रिलायंस ने अनाउंस किया है, जैसे पिछला वीडियो था ओलंपिक्स का, उसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि 2036 में हम चाहते हैं कि इंडिया में ओलंपिक्स हो, राइट? उन्होंने बोला है, तो उन्होंने अनाउंस किया है, तो इसका मेजॉरिटी चांसेस है कि जो रिलायंस है वो ही इस चीज़ में पड़ेगा। मतलब मेजॉरिटी की जो होगी स्टेक्स, जो चीज़ें करनी होगी वो रिलायंस ही करने वाला है इन सब चीज़ों में। तो रिलायंस ये भी तो कर सकता है कि प्लेयर्स को स्पॉन्सर करके आगे लेके जाए, बट यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउड कर, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। बोल रहे हो कि सपोर्ट इन द सेंस कि प्राइवेटाइजेशन, जैसे कोई फॉरेन की कोई कंपनी ले लो, जैसे कोका कोला है, तो डायरेक्ट जाके कोई प्लेयर को बोले कि यार मुझे तुझे स्पॉन्सर करना है, ये करना है, वो करना है। मैं अगर एक एकेडमी खोल रहा हूँ या फिर कुछ भी खोल रहा हूँ, उसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, वहाँ के जो प्लेयर्स निकलेंगे वो मेरे तरफ से होंगे। और ये कल्चर इंडिया में इसी वजह से नहीं आ पाएगा। तो कनेक्शन ही इतना बड़ा है तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी गवर्नमेंट है, आप समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा इशू है। तीसरा कंपैरिजन आता है अप्रोच। आपकी अप्रोच किस टाइप की है। हम उस टाइप के कंट्री में आते हैं जहाँ पे चक दे इंडिया जैसे गाने क्रिएट होते हैं और उस मूवी में हॉकी का गेम दिखाया जाता है, लेकिन ये पूरा गाना सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हम इमोशनली इतने ज्यादा हैं, शायद किसी को बुरा लग जाए मेरी बात का, लेकिन हम गाना बजाना कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोडक्टिविटी या ऑन ग्राउंड जो चीजें करी जाती है वो हम करते नहीं है, वो करता है चाइना। और इसी रीजन की वजह से जो हमारे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बनती हैं, जो एथलीट्स को सेलिब्रेट करती हैं, वो चलती है चाइना में ज्यादा कमाती हम अपने इमोशंस। दंगल वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन, आपको मोटिवेशन चाहिए, दंगल मूवी जाके देखो, आपको अनलिमिटेड मोटिवेशन मिलेगा, आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी उसके अंदर। बट इंडिया में भी कमाई उन्होंने पैसा, ऑफकोर्स कमाया, बट उससे सीखने वाले मैंने आसपास के लोग देखे थे। जब मैं, ऑफकोर्स तब मैं प्लेयर था खुद, और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो लोग देख रहे हैं और थोड़ा बहुत कि ओह बहुत बढ़िया मूवी यार, क्या हमारे फोगाट लोग ये गए थे, मतलब हमारी जो फोगाट, इन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड, फोगाट फैमिली है उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंडिया को प्राउड फील कराया और सब कुछ उनके बारे में डिस्कशंस होंगे। बट ऐसा नहीं होगा कि यार इन्होंने प्राउड फील कराया तो हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं बिल्कुल भी डिमोनाइज़ नहीं कर रहा हूँ क्रिकेट को, बिल्कुल मैं खुद देखता हूँ, जब भी मैचेस चल रही होती है सारे, मैं खुद भी क्रिकेट की मैचेस देखता हूँ। बट जितना उस लेवल पे हमारा फोकस है, यहीं पे दूसरी एक बोलते हैं ना कि आर्गूमेंट लोग देंगे कि यार फॉरेन कंट्रीज़ में फीफा और ये सारे फुटबॉल पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है, उस पर बहुत ज़्यादा लोग पागलों की तरह देखते हैं, वहाँ पे भी तो फोकस नहीं है। बट उसी जगह पे अगर वो लोग फुटबॉल को भी फोकस कर रहे हैं तो दूसरे स्पोर्ट्स को भी वो लोग फोकस करते हैं, ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर देते हैं। आप समझ रहे हो? हॉकी में इंडिया इस लेवल पे अच्छा खासा कर चुका है, स्टिल उनको उस लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। आप कितने प्लेयर्स के नाम बता पाओगे? कितने छोड़ो, आप एक प्लेयर का नाम नहीं बता पाओगे हॉकी का। तो ये चीज़ तभी बढ़ पाएगी जब उनको उस लेवल का दिखाया जाएगा।
इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ना, आप एक का एक सॉन्ग अगर 10 बार सुनो तभी तो उसको वायरल बोला जाता है कि यार इतना ज़्यादा भाई ये सॉन्ग बार 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 आ रहा है। किसी प्लेयर जो अच्छा खासा खेल रहा है, इवन नीरज चोपड़ा जो एक बार गोल्ड और सिल्वर लेके आए, उनकी कितनी ज़्यादा रील आपने देख रखी होगी, ना के बराबर। 1 या 2 आ गई होगी जब वो ओलंपिक्स चल रहे थे, उसके बाद कितनी देखी आपने, ना के बराबर देखोगे। क्योंकि ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा अपनी रील्स बनाए, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग उनके रिलेटेड कितने मीम्स बना सकते, मीम्स इन द सेंस कि बताए कि भाई इन्होंने ये अचीव किया, ये किया, वो किया। जैसे क्रिकेट के आप देखते हो ना कि ओह धोनी ने ये किया, कोहली ने ये किया, वो कितने मीम्स देखते हो आप, दिन के 50 मीम्स आपको दिख जाएंगे, 50 रील्स दिख जाएंगी। तो आप जो इस चीज़ को ज़्यादा कंज्यूम करोगे, बार बार आपको देखने मिलेगी, वही तो चीज़ आप कंज्यूम करोगे। आपको देखने के लिए ये फालतू के लोग जो नाचते रहते हैं सोशल मीडिया पे और सब कुछ, वही चीज़ें आपको कंटिन्यू पूरे दिन दिखाई जाएगी, तो आप कहाँ से प्रोडक्टिव होने वाले हो, कहाँ से आपका फोकस इन सब चीज़ों पे जाएगा। ऋषभ भाई ने बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स इसके अंदर लिए, बट ये भी एक और पॉइंट है कि आपको जो दिखाएगा जाएगा वही तो है। एक बंदे ने जो टिकटॉक पहले इंडिया में भी आता था और अभी भी इंडिया में नहीं है, तो उन्होंने एक्सपोज किया था चीज़ें कि जब आप चाइना में जाके टिकटॉक यूज़ करते हो ना, तो आपको प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाई जाती है कि आप कैसे एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, आप कैसे लाइफ को चेंज कर सकते हो, अच्छा खासा जी सकते हो, एक टाइम लिमिट होती है उसमें, और सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है। जबकि चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में जाके देखो तो आपको नाच गाने की चीज़ कंटेंट दिखाए जाएंगे, फालतू की क्रिंज चीज़ें दिखाई जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं अगर आपको बता दूं तो सामने वाले को आप कंफ्यूज इसी चीज़ में कर सकते हो। अगर आपसे बेटर कोई पर्सन है, बहुत इजी एग्जांपल में अगर आपको बता दूं तो आपका दोस्त है, वो बहुत आपसे बेटर है, तो आप उसको गिरा कैसे सकते हो? आप या तो उससे बेटर हो जाओ, और अगर आप उससे बेटर भी हो बट स्टिल आपको उसको और नीचे लेके जाना है तो उसको भटका दो, कोई भी चीज़ पे आप भटका दो उसे, वो भटक गया, आप जीत सकते हो। वही चीज़ टिकटॉक और सोशल मीडिया करती है। हमारे आप देखो चाइना में 5 या 6 साल का बच्चा होता है ना, वहाँ से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, समझ रहे हो? 5 या 6 साल, जब किसी को कुछ पता भी नहीं होता है, वहाँ से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इंडिया में 6-7 साल तक तो बच्चे को ऐसा बोला जाता है कि इसको लग ना जाए, इसको ये ना हो जाए, और वो बच्चा जैसे ही परेशान करे उसके हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है, वो पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहा है, उसको पता भी नहीं है कि वो 18+ चीज़ें देखनी शुरू कर चुका है। वो यूट्यूब पे फालतू के कार्टून और सारी चीज़ें देखनी शुरू कर देता है। बट वहीं पे माँ बाप उसको ये नहीं बोलते हैं कि तू ये स्पोर्ट्स कर, उसको अंदर चीज़ें रख के भाई सीख तो ले, तेरे को स्पोर्ट्स एज आपको आगे जाना है नहीं जाना है सब कुछ बहुत दूर की बात है। आप आगे पहुँचो ना पहुँचो भाई वो सबसे अलग चीज़ है। एटलीस्ट स्पोर्ट्स आपको पूरी ज़िंदगी में हेल्प करता है। आपकी हार्ट बीट जो मसल है, हार्ट आपका मसल है, उसको वो ट्रेन करता है। तो ये सारे बेसिक स्पोर्ट्स आप करते ही नहीं हो। इंडिया में ये माइंडसेट चेंज ही नहीं हो रहा है। आपको फालतू की क्रिंज चीज़ें दिखाई जाएगी, उसी के अंदर आप जाके आपका इंस्टाग्राम खोलना। आप तो भाई 10-11 12 साल के बच्चे भी ये इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू कर चुके हैं। आप जाके देखना कितना आपका वॉच टाइम है, मतलब कितना टाइम आप इंस्टाग्राम पे रह चुके हो। 5 या 6 घंटे मिलेगा आपको दिन का, सोचो कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और उसके अंदर भी कोई मोटिवेशन की चीज़ें आपको दिखाई नहीं जा रही। कहीं पे कोई लड़ रहा है, कोई क्रिंज नाच रहा है, न्यूडिटी, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया इन सब चीज़ों में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अपने हार्मोन्स के फ्लो का इतना इस्तेमाल करते हैं कि अभी तो ओलंपिक्स पे सारी बातें कर रहे हैं और मैं भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि मैं बहुत दूध का धुला इंसान हूँ, लेकिन 4 दिन बाद एक चीज़ मैं फिर से बताऊँ, यहाँ पे देखो, ये जो ये देखो यहाँ पे जो इंडिया में इस बार ओलंपिक्स के जो कपड़े थे, यहाँ पे जो उनको बहुत ज़्यादा बैकलैश भी मिला था, पर वो बैकलैश भी पता नहीं आधे दिन का ही था जो कपड़े इन्होंने पहन रखे थे। आपने देखा होगा कि इंडिया में जब इंडिया की जर्सी आई थी क्रिकेट की, तो उसके अंदर एक ऑरेंज कलर का स्ट्रैप थोड़ा बहुत साइड में था, उसके ऊपर हल्ला हो गया था। 15-20 दिन तक उसके ऊपर हल्ला किया गया था कि भाई ये क्या हो गया, हमें इतनी बेकार लग रही है टी शर्ट, ये है वो है। इंडिया की टीम ओलंपिक्स में हमें रिप्रेजेंट करने जा रही है, ये जो उन्होंने कपड़े पहन रखे थे इतने फालतू के ये कपड़े लग रहे थे, आप समझ रहे हो। फिर भी लोगों ने इंटरनेट, ट्विटर और इस सब पे जो मतलब बहुत अच्छे खासे लोग थे, उन्होंने इसके सामने सवाल उठाया ज़रूर, बट स्टिल वो सवाल गया कहाँ, आधे दिन के बाद गायब। सोच रहे हो, तो इस लेवल का तो लोगों का माइंडसेट है कि ये ठीक ही है भाई, कपड़े ही तो है, इतना ही है। बट वहीं पे दूसरे स्पोर्ट जब आप बोलते हो तो इसके ऊपर कितना ज़्यादा फोकस होता है कि क्या पहन रहे हो आप। तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं। अभी तो ओलंपिक्स पे सारी बातें कर रहे हैं और मैं भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं हूँ कि मैं बहुत दूध का धुला इंसान हूँ, लेकिन 4 दिन बाद जब ओलंपिक्स खत्म हो जाएगा तो 4 साल के लिए सब कुछ शांत, कोई फीलिंग्स नहीं, भूल जाएंगे सब क्योंकि लोग। अब हमने जो अपने इमोशंस है, जो हार्मोन्स का फ्लो है, कहीं और डाल शिफ्ट कर दिया है। चाइना की इसमें अप्रोच किस टाइप की है
आप शायद फिर से दोबारा सरप्राइज हो जाओ इस बात को जान के कि अगर आपको किसी एथलीट को ढूंढ के लाना है, टैलेंट हंट करना है, तो आप कितने साल की उम्र में ढूंढने की कोशिश करोगे? कोई बोलेगा 10, कोई बोलेगा 15, कोई बोलेगा 12। चाइना 4 से 5 साल की उम्र के बच्चों तक को टैलेंट हंट करता है, जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा हो, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो या एजिलिटी ज्यादा हो। अप्रोच इतनी ज्यादा एग्रेसिव है कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि पहले तो स्कूल्स में अलग स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग रहेगी, स्कूल्स के बाद कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। आप खुद बताओ, आपके स्कूल में जब स्पोर्ट्स का आपको, मैं तो मेरे खुद की एग्जांपल बताऊं, जब स्पोर्ट का हमारा आ जाता था ना कि भाई हफ्ते में 1 या 2 ही पीरियड्स होते थे जब हमें स्पोर्ट्स का मिलता था, उसके अंदर भी बहुत 90% टाइम ऐसा हुआ है कि बाहर जाके कुछ खेलने तो मिलता ही नहीं था। फुटबॉल या फिर कुछ हाथ में पकड़ गया, फुटबॉल फटा हुआ होता था, क्रिकेट के नाम पे कुछ भी नहीं। बैडमिंटन खेलने जाओ तो वो बोलता है कि 15 मिनट के बाद चले जाओ, घर चले जाना पड़ेगा आपको ये। और उसमें भी 90% टाइम ऐसा होता था कि कोई और पढ़ाने आ जाता था, क्योंकि उनका सिलेबस अभी तक बाकी है। चाइना का मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ रखी है सारी चीज़ें। उनको टैलेंट हंट इस चीज़ में होता है कि जैसे कोई बंदा है ना कि ओलंपियाड, उसने क्विज़ के अंदर उसका दिमाग बहुत फास्ट है कि भाई बहुत अच्छा पढ़ लेता है वो, उसको भी स्पोर्ट्स की चीज़ें करनी ही है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ सकता है, बट अगर एक टाइम के बाद जैसे 10, 11, 12 ईयर्स के आसपास का वो हो जाए और तब पता चले कि इसका माइंड बहुत ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा, उसको उस चीज़ में डाइवर्ट कर दिया जाता है, समझ रहे हो। बट वहीं पर अगर 4 या 5 या 6 साल के आसपास अगर आपको दिखा, उनको मिल जाता है कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है बैडमिंटन के लिए या रेसलिंग के लिए या कुछ भी लेके, उसको आगे उसी चीज़ में बढ़ा दिया जाता है। जिस एज में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर इस एज में हम ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। जिस एज में इंडिया में मैं खुद उस चीज़ का शिकार हूँ, तो मैं बता सकता हूँ, जिस एज में लोग सोचते हैं ना कि बैडमिंटन या फिर कोई स्पोर्ट शुरू करते हैं हम, उस एज में तो वो लोग इंटरनेशनल पहुँच जाते हैं, समझ रहे हो, इंटरनेशनल तक खेल रहे होते हैं। तो आप सोचो 5 साल की उम्र से कोई बच्चा खेल रहा है, तो वो जब 14 या 15 ईयर्स का एज का हो जाएगा, उसके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के अंदर। हमारे इंडिया में 13-14 के आसपास तो स्पोर्ट थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो जाता है, वो भी 10th या 11th पढ़ने की बारी आ गई, साइंस ले लिया, गलती से भी साइंस ले लिया तो आपकी फिनिश्ड है, नेक्स्ट 3 से 4 साल फिनिश्ड है। ये भी मैं डिमोनाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाकू हो, आपको पढ़ाई में ही इंटरेस्ट है, दैन नो इश्यू। बट आप कितने ही देखते हो 85 to 90% इंडिया में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाई पसंद नहीं होती है, क्योंकि इंडिया का पढ़ाई का सिस्टम ही वैसा है, समझ रहे हो, रिजिड है कि आपको चीज़ें रटाई जाती है। तो वही स्पोर्ट्स पढ़ोगे कहाँ से? आपको जब तक ये नहीं बताएगा कि भाई ये कब पैदा हुआ था, ये बताओ, हम आपको पास कर देंगे। बट वहीं पे स्पोर्ट्स, वहीं पे सबसे बड़ा बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स आपको माइंड पे भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि हेल्प करता है माइंड को चेंज करने में। इसके अलावा भी कुछ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अलग से काम कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे भी चाइना नहीं रुकता। जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, मान लो कोई प्रोविंस है, कोई जगह है, वुहान है, वहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर चीज की मैन्युफैक्चरिंग करता है, आइटम्स की। उसी तरीके से उन्होंने एरियाज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप स्कूल में हो और आप स्विमिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब सारे ही बच्चे अगर एक पर्टिकुलर, भाई कब हुआ था आपके पास कि आप स्टेट लेवल पे चलो स्टेट लेवल या स्कूल गेम्स होते हैं ना, उसके अंदर आप टॉप जीत के गोल्ड मेडल जीत के आए, बट उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए? कभी भी नहीं, ये चीज़ कभी नहीं होती है, कोई भी किसी के साथ नहीं होती है। आपको एग्ज़ाम देनी है और अगर आप फेल हो गए तो भी आपके माँ बाप आपको यही बोलेंगे कि भाई तू खेलना तो तेरे को आ गया, पर पढ़ाई कब करेगा। ये चीज़ होती है। कौन से ग्रेस मार्क, कौन सा ये चीज़ है, ये चीज़ें आप देखो, तभी ये लोग आगे, हमसे बहुत ज़्यादा आगे इसी वजह से हैं। एरिया के, मान लो उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे स्विमिंग ही कर रहे हैं, तो उनमें से टैलेंट हंट करना, उनमें से वो एथलीट्स निकाल के लाना जो गोल्ड मेडल जिताएंगे, कितना आसान हो जाता है। लेकिन अपने कंट्री में तो अगर कोई एथलीट है भी जो अच्छा करता है, तो वो एसोसिएशन में जाके उसे हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके शायद उसे खेलने को मिले, और हो सकता है उसे एसोसिएशन की रोके उसे आगे खेलने के लिए भी। ये 3 चीजें हैं। पहली चीज फंडिंग। हमारे जो बिजनेस है, कंपनीज हैं, उनका पैसा ओलंपिक एथलीट्स के पास पहुंचता नहीं है। अगर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं भी हो सकती, तब भी प्राइवेट सोर्सेज की फंडिंग हमारे एथलीट्स तक नहीं पहुंच रही। उसका सिंपल सा रीजन है, हमारे यहाँ इलेक्शन इतने महंगे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी फंडिंग चाहिए कि उनको पहुंचेगा कहाँ से। दूसरा हमारा सिस्टम हमारा बहुत सारा करप्ट है, उनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करी नहीं जाती। प्राइवेटाइज नहीं भी करना है
है तो उन पे रेगुलेशंस प्रॉपर। प्राइवेटाइजेशन को एज एन एविल दिखा जाता है इंडिया में कि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो मतलब हमारी चीज़ें बेच रहे हैं, हमारी चीज़ें ये हो रही है, उस चीज़ को एज ए विलिनलाइजेशन देखा जाता है। देखो बहुत लोग बोलेंगे कि यार फॉरेन भी तो कहाँ बेटर है आपसे, फॉरेन में भी तो प्रॉब्लम्स है। येस फॉरेन में भी प्रॉब्लम्स हैं, बट क्यों हम उनकी पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस नहीं करते, क्यों उनकी सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे हम फोकस करते हैं? अगर कहीं पे दिख रहा है कि वो लोग ये सारी चीज़ें करके बेटर अपने स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें हम इंडिया में अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? हमें सिर्फ उनकी नेगेटिविटी ही क्यों देखनी है? नेगेटिविटी को साइड में करो, उनकी पॉजिटिविटी उस पर तो फोकस करो। कि जैसे इन्होंने बात की ऋषभ भाई ने कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, कि जैसे बैडमिंटन का मैं एग्जांपल दूं, ये बैडमिंटन की चैनल है तो बैडमिंटन का ही एग्जांपल दूंगा। आप कितने आपके आसपास के देखोगे कि जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि यहाँ से आप निकलोगे तो एटलीस्ट आप स्टेट लेवल पे अच्छा खासा ट्रेन करके आओगे। मैं प्राइवेट जो कोचिंग्स होती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक सर्टिफाइड भी नहीं, एक बहुत बढ़िया कोच एक जगह पे सिखा रहा है, ठीक है, वो प्राइवेट हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा लोग देखोगे। बट ऐसा कहाँ पे जहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग हो कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास लेवल है। जैसे मैं कैसे वर्ल्ड क्लास लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बैडमिंटन एकेडमी है तो सिर्फ एकेडमी नहीं है, वहाँ पे जिम्नास्टिक्स भी है। मतलब जिम्नास्टिक्स इन द सेंस कि आपको जो बोलते हैं ना प्लायोमेट्रिक्स करना पड़ता है, आपको जिम ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सिर्फ कोर्ट वर्क भी नहीं चलता है, आपको आउटडोर रनिंग की भी ज़रूरत है, वो भी साइड में हो। आप कितने देखते हो आपको आपके आसपास सिर्फ एक मिलेगी, पूरे बोलते हैं ना कि डिस्ट्रिक्ट या बहुत बड़ा उसके अंदर एक, शायद वो भी स्पेशलाइज नहीं है, वहाँ पे भी कोचेस 1 या 2 घंटे आएंगे या 3 घंटे आएंगे, स्पेशलाइज नहीं है। स्पेशलाइज्ड होगा तो आपको कहीं पे प्राइवेट में जाना पड़ेगा, और प्राइवेट की फ़ीस देखोगे तो आप 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर जा रही होगी। वहीं पे ये गवर्नमेंट प्राइवेट, वो जो चीज़ उन्होंने बोली वो प्राइवेट फंडिंग की बात हो रही थी, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की बात हो रही थी, प्राइवेट कोचिंग में जाने की बात नहीं हो रही थी। वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग में तो लोग सिर्फ लूटते हैं। मैंने देख रखा है कि 5 साल में तक लोग प्राइवेट कोचिंग में घसे जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं। उनका बच्चा स्टेट लेवल पे भी एक पूरा खेल नहीं पा रहा है, बट स्टिल उनको होप दी जाती है कि नहीं इस बार कर लेगा, उस बार कर लेगा। सिर्फ पैसे खाने की चीज़ें हो रही है। अगर एक कोच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, वो किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा, बट ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। करप्शन आप बोल रहे हो कि कम कैसे कर सकते हैं, भाई वीडियो निकालो, अगर आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास पहुंचो, उनको पूछो कि यार इस बार कितना फंडिंग आया। सवाल नहीं, आपके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है आपको, तो उसका वीडियो बनाओ कि भाई वो क्या बोल रहा है आपको जवाब, और इंटरनेट पे डालो। इंटरनेट बहुत फालतू की चीज़ों से भरा हुआ है, थोड़े पॉजिटिव चीज़ें भी डालो, थोड़े एक्सपोज भी डालो। और अगर आप एज एन प्लेयर ही आप डर गए कि यार नहीं हम मेरा क्या हो जाएगा, आगे मुझे बढ़ाया नहीं तो क्या होगा, ये क्या होगा, आप ये चीज़ें अगर अभी से सोचने लगे तो अगर आप इंटरनेशनल खेलने भी चले गए तो वहीं पे भी अगर टॉप क्लास का प्लेयर आपके सामने आया तब भी आपकी फट जाएगी। समझ रहे हो कि यार ओ इसको सामने तो मैं कैसे ही जीत सकता हूँ। तो माइंडसेट ही सारी चीज़ें होती है। या उनसे रिजल्ट्स की मांग नहीं करी जाती। अगर वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं तो उनको फायर करो। तीसरा हमारी अप्रोच, एग्जैक्टली यही चीज़ कोचेज़ में भी आती है कि अगर जैसे कोई अथॉरिटी है उसको पैसे दिए गए, मैंने इस वीडियो में आगे भी बात की है, तो उसमें अगर इनको इतने पैसे दिए गए कि ये हो और उसको अथॉरिटीज़ को हटाओ, ठीक है, परफेक्ट पॉइंट, वो आगे डिस्कस किया है, मैं फिर से वो चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। बट अगर आपके कोचेज़ 1 या 2 साल में, जैसे मैं बिगिनर हूँ, बहुत ज़्यादा बिगिनर हूँ, मैं 10 साल 11 साल का हूँ और अभी मैंने खेलना स्टार्ट किया है, फिर तो 2 या 3 साल 2 साल या 2.5 साल के आसपास हो जाए तो समझ आती है चीज़ें। बट अगर मैं इंटरमीडिएट या एडवांस प्लेयर हूँ, मुझे कोई एक कोच रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा है, तो ऑफकोर्स मुझे उसकी साथ से कोचिंग छोड़ के कहीं और जाना चाहिए। आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, आपको हेल्प करने नहीं आ रहा है वो कोच, आपको पूछने नहीं आ रहा है, तो वो कोच को छोड़ो और उसको बताओ कि आप ये इश्यूज़ हैं सर, और आसपास के दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताओ कि ये चीज़ें नहीं हो रही है। और अगर आपके कोच का माइंडसेट ही ऐसा है कि खेलो, सिर्फ खेलो, जीते तो भी ठीक, हारे तो भी ठीक, ये माइंडसेट इंडिया को कभी भी मेडल्स लेके नहीं लाने वाला है। मोदी जी शायद ओलंपिक एथलीट से पहले मिल जाते हैं, बाद में मिल लेते हैं ओलंपिक के बाद। क्या शायद उनका पर्पस होता हो कि उन्हें मोटिवेट करना है और इसका ओलंपिक का क्रेज इंडिया में बढ़ाना है। लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, एक प्रॉपर अप्रोच चाहिए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ या फिर IT सेक्टर या फिर जो लोग जॉब्स में हायर करते हैं वो इन स्पोर्ट्स को तवज्जो दे। अगली बार जब आपको ये लगे कि भाई इंडिया मेडल्स क्यों नहीं ला रहा है, तो ये ध्यान रखना कि इंडिया में बहुत ही कूट के टैलेंट भरा हुआ है। इंडिया सिर्फ 10 साल के अंदर बहुत अच्छे खासे लेवल के गोल्ड मेडल्स ला सकता है।
इंडिया एटलीस्ट मिक्स डबल्स, मेंस डबल्स में तो सात्विक लोग हैं, बट जो बोलते हैं ना कि चाइना, मैंने बहुत सारे वीडियोस में मैंने बात कर रखी है कि चाइना में अगर एक मेन सिंगल्स वाला बैठ रहा है ना, तो उसके पीछे 5 और मेन सिंगल्स वाले हैं जो टॉप रैंक प्लेयर्स हैं, कि उनकी रैंकिंग 20 के अंदर है, वो लोग किसी को भी हराने की बोलते हैं ना कि रखते हैं, वो सारी चीज़ें वो चाइना में है। बट इंडिया में भी वो चीज़ है, बट देखोगे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि मिक्स डबल्स में कोई इंडिया में खेलता नहीं है, वुमेंस डबल्स ना के बराबर बेटर प्लेयर्स हैं। मेंस डबल में सात्विक और चिराग के बाद कौन है? मेन सिंगल्स में देखो सैन लक्ष्य भी टॉप 4 में आया, वो जीत सकते थे इवन विक्टर एक्सेसन के सामने, वहाँ पे भी हार के आ गए। समझ रहे हो कि इंडिया में टैलेंट इस लेवल का है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके आसपास के प्लेयर्स आपने ऐसे देखे होंगे कि उनको ऐसे करप्शंस, ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से उनको रुक जाना पड़ता है, कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। लगता है क्योंकि चाइना ने ये किया हुआ है पास्ट में। 1984 तक चाइना ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर रहा था बहुत लार्ज स्केल पे। 1984 में वो ओलंपिक्स खेलता है और 15 गोल्ड मेडल्स ले जाता है। हम भी बहुत दूर नहीं है इन मेडल्स से, कर सकते बस हमें उन डायरेक्टली पॉइंट्स को हिट करना पड़ेगा। जिस दिन हमने ये सारी चीजों पे हिट करना शुरू कर दिया, उन्हें बोलने लग जाए कि तुम्हारी गलती है, तो चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।